नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, बुचर ऑफ दिल्ली, चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा, उफ, एक नाम जो कुछ साल पहले दिल्ली की रूह कंपा गया था। बुचर ऑफ दिल्ली, है ना? नाम ही काफी है सिहरन पैदा करने के लिए। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक खूंखार कातिल की नहीं है। ये कहानी है हमारे सिस्टम की, समाज की और उस अंधेरे की जो क्या कहते हैं बड़े शहरों की भीड़ में कहीं छिप जाता है। हाँ, वो अर्बन एनोनिमिटी वाली बात। एग्जैक्टली। 1998 से 2007 के बीच पश्चिमी दिल्ली में इसने जो दहशत फैलाई, उसका तरीका सुन के अजीब लगता है। हाँ, तरीका बिल्कुल अलग था। पहले दोस्ती गांठना, भरोसा जीतना और फिर अचानक बिना किसी कोई बड़ी वजह के बेरहमी से कत्ल कर देना। और उसके बाद शरीर के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंकना। ये सब एक कैलकुलेटेड पैटर्न का हिस्सा लगता है। बहुत सोचा समझा। कैलकुलेटेड और बेहद ढीठ भी। अरे वो पुलिस को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा था। हाँ, वो चिट्ठियां। हाँ, कटे हुए अंग मिलना, साथ में हाथ से लिखी चिट्ठियां। सोचो जरा कैसा मंजर रहा होगा वो। आज हम इसी खौफनाक पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। चंद्रकांत झा था कौन? क्यों बना वो दिल्ली का बुचर? और ये पूरा मामला हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? चलिए शुरू करते हैं उसकी जड़ों से, उसकी बैकग्राउंड से। चंद्रकांत झा का जन्म हुआ 1967 में बिहार के मधेपुरा जिले के एक छोटे से गांव घोसाई में। ओके। कोई बहुत अमीर या पढ़ा लिखा परिवार नहीं था। वो खुद भी सिर्फ 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया था। 8वीं तक, यानी एक आम सी देहाती पृष्ठभूमि। फिर दिल्ली कैसे पहुंचा? क्या वजह थी? वही कहानी जो उस दौर के लाखों लोगों की थी असल में। बिहार से दिल्ली, बेहतर जिंदगी की तलाश में, रोजगार की उम्मीद में। ये उस बड़े फिनोमेना का हिस्सा था जिसे हम रूरल अर्बन माइग्रेशन कहते हैं। गांव छोड़कर शहर की तरफ भागना। बिल्कुल, गांव छोड़कर शहर की चकाचौंध और मौकों की तरफ भागना। लेकिन अक्सर इन सपनों के पीछे एक कठिन सच्चाई छुपी होती है ना? शहर में आकर ये लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बहुत मुश्किल होता होगा। एग्जैक्टली, पॉइंट यही है। ये प्रवासी मजदूर अक्सर हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। इनकी जिंदगी बहुत संघर्ष भरी होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड सपोर्ट सिस्टम। झा भी इन्हीं में से एक था। दिल्ली आकर उसने साप्ताहिक बाजारों में, जो वीकली मार्केट्स लगते हैं ना, हाँ। वहां फेरी लगाने का काम शुरू किया। एक हॉकर बन गया, छोटा मोटा सामान बेचता होगा। और उसकी निजी जिंदगी? कोई परिवार, बीवी, बच्चे, कोई था जिसे वो अपना कह सके? देखो, डिटेल्स थोड़ी बिखरी हुई हैं, साफ नहीं है, पर पता चलता है कि उसने 2 शादियां की थी। 2 शादियां? हाँ, पहली शादी तो शायद साल भर भी नहीं चली, पत्नी को छोड़ दिया, ऐसा सुनने में आता है। दूसरी पत्नी से 5 बेटियां थीं। 5 बेटियां? हाँ, लेकिन सुनने में आता है कि वो ज्यादातर अपने परिवार से अलग ही रहता था, साथ नहीं रहता था उनके। परिवार से ये दूरी, ये अलगाव, ये कुछ अजीब नहीं लगता? क्या ये एक इशारा था कि वो अपनी ही दुनिया में जी रहा था, एक ऐसी दुनिया जिसमें किसी और की पहुंच नहीं थी? ये उसके आसपास एक रहस्य का पर्दा तो डालता ही है। बिल्कुल, ये अलगाव उसकी शख्सियत को और उलझा देता है। कौन था वो असल में? क्या सोचता था? शायद ही कोई ठीक से जानता हो। और इसी अनजान पर्दे के पीछे शायद वो खौफनाक शख्सियत पनप रही थी धीरे धीरे। तो अपराधों का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पहली बार उसका नाम कब सामने आया पुलिस के सामने? पहली ज्ञात घटना जो रिकॉर्ड पर है वो 1998 की है। शिकार का नाम था पंडित, जिसे कुछ लोग मंगल भी कहते थे। पंडित उर्फ मंगल? हाँ, और हमारे पास जो एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक वो एक यूनियन लीडर था, कोई छोटा मोटा मजदूर नेता। अच्छा, यूनियन लीडर। और जहां इस कत्ल के सिलसिले में पकड़ा भी गया था, राइट, 1998 में? हाँ, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है इस पूरी कहानी का। उसे 1998 में इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और वो 2002 तक जेल में भी रहा। सोचो, 4 साल। 4 साल जेल में। तो फिर क्या हुआ? सजा हुई? यही तो सबसे चौंकाने वाली और शायद सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी सामने आती है। 4 साल बाद 2002 में उसे सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। क्या? लैक ऑफ एविडेंस? 4 साल जेल में रखने के बाद एक हत्या के आरोपी को छोड़ दिया गया? ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, या सबूत नहीं जुटा पाए, या उस जमाने में फोरेंसिक टेक्निक्स इतनी एडवांस नहीं थी कि केस साबित हो पाता? क्या वजह थी?
देखो, ये सारे सवाल बहुत जायज़ हैं और यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। सोचिए, अगर उस वक्त सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा पुख्ता होती, तो क्या होता? शायद शायद बात की कई जानें बच सकती थी। ये रिहाई सिर्फ जहाँ के लिए एक लाइसेंस टू किल जैसा नहीं था, ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी, जिसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। और इस रिहाई ने तो उसे शायद और भी बेखौफ बना दिया होगा। मतलब उसे लगा होगा कि वो कानून के शिकंजे से बाहर है, वो कुछ भी करके बच निकल सकता है। एक तरह का इनविंसिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आ गया होगा। लगता तो यही है, बिल्कुल, क्योंकि 2002 में जेल से बाहर आने के ठीक 1 साल बाद 2003 से हत्याओं का वो सिलसिला फिर शुरू हो गया, जो अगले कई सालों तक दिल्ली को दहलाता रहा। ये वो फेज है जब वो असल में बुचर ऑफ दिल्ली बना। तो 2003 के बाद उसने किन किन लोगों को अपना निशाना बनाया? क्या कोई टाइमलाइन है हमारे पास? कौन थे वो लोग? हाँ, जो रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से 2003 में 2 नाम सामने आते हैं, शेखर और उमेश। शेखर और उमेश। फिर 2005 में गुड्डू, फिर आया 2006 जिसमें अनिल मंडल। यहाँ एक छोटी सी कंफ्यूजन है, कुछ सोर्सेज में इसका नाम अमित भी लिखा मिलता है, तो ये ध्यान रखना होगा। अनिल या अमित, ओके। हाँ, और फिर 2007 में उपेंद्र और दिलीप, जिसे कुछ जगह दलीप भी कहा गया है। उपेंद्र और दिलीप या दलीप। लेकिन ये तो वो नाम है जो शायद रिकॉर्ड में आ गए। विक्टिम्स की एक्चुअल संख्या को लेके तो काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। कहीं 3 लिखा है, कहीं पुलिस 8 कहती है, और कुछ रिपोर्ट्स तो मैंने पढ़ा 18 तक का दावा करती हैं। ये इतना फर्क क्यों? बिल्कुल, और ये विसंगति, ये डिस्क्रेपेंसी, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ऑफिशियली उसे सजा हुई सिर्फ 3 हत्याओं के लिए, अनिल, अमित, उपेंद्र और दिलीप या दलीप, जो 2006-07 में हुई। अच्छा, सिर्फ 3 के लिए कन्विक्शन हुआ? हाँ, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 8 हत्याओं का जिक्र किया था, और वो जो 18 का आंकड़ा है वो शायद मीडिया स्पेक्यूलेशन या अनवेरिफाइड दावों पर आधारित हो, पक्का नहीं कह सकते। पर इतनी बड़ी गिनती की गड़बड़ क्यों? मतलब 3 और 18 में तो जमीन आसमान का फर्क है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखो, इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसा हमने पहले कहा, उसके ज्यादातर शिकार कौन थे? प्रवासी मजदूर, बिहार, यूपी से आए गरीब लोग, है ना। कई बार इनके गायब होने की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। हाँ, कौन रिपोर्ट करेगा? वही बात है, इनके परिवार गांव में होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि शहर में उनके बेटे के साथ क्या हो गया, गुम हो गया या कुछ और। मतलब अर्बन एनोनिमिटी, शहर की भीड़ में गुम हो जाना, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल, दिल्ली जैसे महानगर में रोज हजारों लोग आते हैं, कई खो भी जाते हैं। फिर सबूत नष्ट हो जाना, या सोचो अलग अलग जगहों पर मिले शरीर के टुकड़ों को एक ही विक्टिम से साइंटिफिकली लिंक ना कर पाना, उस जमाने में ये और भी मुश्किल रहा होगा। हाँ, डीएनए वगैरह उतना कॉमन नहीं था शायद। एग्जैक्टली, तो ये सब भी वजह हो सकती है। तो ये बहुत मुमकिन है कि असली आंकड़ा कहीं ज्यादा हो जो कभी सामने ही नहीं आ पाया। लॉस्ट फॉरएवर। ओके, लेट्स अनपैक हिज मेथड। उसका ये जो तरीका था, शिकार चुनना, मारना, ठिकाने लगाना, इसमें एक पैटर्न था, है ना। कुछ खास तरीका था उसका। डेफिनेटली एक पैटर्न था और बहुत स्पेसिफिक था। वो चुनता था युवा प्रवासी मजदूरों को, मतलब 20-25 साल के लड़के जो बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली काम की तलाश में आए होते थे। यानी बिल्कुल उसकी अपनी बैकग्राउंड वाले लोग, जैसे वो खुद आया था। हाँ बिल्कुल, अक्सर ये लड़के उसके अपने गांव या आसपास के इलाके के होते थे। ये भी एक कॉमन थ्रेड है। अपने ही जैसे लोगों को क्यों चुनता था? कोई खास वजह? क्या उसे लगता था कि इन्हें मारना आसान है, या कोई और साइकोलॉजी थी? शायद इसलिए कि वो उनकी साइकोलॉजी समझता था, उनकी ज़रूरतें जानता था, उनका भरोसा जीतना उसके लिए आसान था। वो जानता था कि ये लोग शहर में अकेले हैं, वल्नरेबल हैं, मदद की तलाश में हैं, उन्हें कोई सहारा चाहिए। और वो इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता था, भरोसे का जाल बुनकर एक तरह की ग्रूमिंग। प्रिसाइजली, वो ग्रूमिंग करता था, उनसे दोस्ती करता, मदद का दिखावा करता है, शायद कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दी, रहने की जगह दे दी, साथ में खाना खा लिया। पुलिस रिपोर्ट्स में तो ये भी लिखा है कि वो उनके साथ अपने बच्चों जैसा बर्ताव करता था। अपने बच्चों जैसा? सोचिए कितना बड़ा धोखा। पहले उम्मीद जगाना, सहारा देना, और फिर उसी सहारे को मौत का फंदा बना देना। ये तो विश्वासघात की इंतहा है। बट व्हाई? मतलब ट्रिगर क्या होता था? ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट लगता है मुझे। यहीं पर ये केस और भी ज्यादा उलझ जाता है। रिपोर्ट्स और जो एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि हत्या की वजह बेहद मामूली
ट्रिवियल होती थी। ट्रिवियल जैसे? जैसे किसी ने उसकी नज़र में छोटी मोटी चोरी कर ली, या उससे झूठ बोल दिया, या नॉन वेजिटेरियन खाना खा लिया। नॉन वेजिटेरियन खाना खा लिया? हाँ, जबकि वो खुद खाता था या नहीं ये क्लियर नहीं है। या कोई लड़का उसकी नज़र में अय्याशी कर रहा था, या कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसे वो अनैतिक या गलत मानता था अपने हिसाब से। एक मिनट। झूठ बोलने या मांस खाने की सजा मौत? ये कैसा लॉजिक है? ये तो समझ से परे है। क्या ये नैतिकता वाली बात सिर्फ एक बहाना नहीं हो सकती? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस हत्या करना चाहता था और ये कारण उसने बाद में गढ़े या खुद को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए? ऐसा नहीं हो सकता? देखो, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, ये सवाल बहुत अहम है। क्या ये जेन्युइन मॉरल आउटरेज था या सिर्फ एक प्रीटेक्स्ट, एक बहाना? एनालिसिस डॉक्यूमेंट इसे मॉरल एब्सोल्यूटिज्म कहता है। मॉरल एब्सोल्यूटिज्म मतलब? यानी सही और गलत का उसका अपना एक कट्टर, इनफ्लेक्सिबल नजरिया था। उसके लिए हालात, मजबूरी, कॉन्टेक्स्ट ये सब मायने नहीं रखते थे। अगर किसी ने उसका बनाया हुआ नियम तोड़ा तो उसकी सजा सिर्फ मौत थी। वो खुद को समाज का ठेकेदार, जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर समझ बैठा था। कुछ वैसा ही। उसे शायद लगता था कि वो समाज से गंदगी साफ कर रहा है, बुरे लोगों को हटा रहा है। ये चीज उसे टिपिकल सीरियल किलर से अलग करती है, जिनका मोटिव अक्सर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या पावर का एहसास होता है। झा का मोटिव कम से कम ऊपरी तौर पर एक ट्विस्टेड सेंस ऑफ मोरालिटी लगता है। बहुत अजीब। और हत्या का ढंग, वो भी तो बेहद क्रूर था, सिर्फ मारना नहीं। हाँ, उसका मुख्य तरीका गला घोटना, स्ट्रैंगुलेशन था। शायद इसलिए कि इसमें कम आवाज होती है, कंट्रोल ज्यादा रहता है, पता नहीं। और हत्या के बाद सिस्टमैटिक डिसमेंबरमेंट, शरीर के टुकड़े करना, वो भी बहुत मेथोडिकल तरीके से। सिर अलग, धड़ अलग, हाथ पैर अलग। उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। हाँ। और फिर इन टुकड़ों को वो फेंकता था, लेकिन फेंकने में भी एक स्ट्रैटेजी थी, है ना? वो छुपा नहीं रहा था, वो पुलिस को सीधा चैलेंज कर रहा था। एग्जैक्टली, ये उसका सिग्नेचर बिहेवियर था। और सबसे चिलिंग भी, वो शरीर के कटे हुए अंग पश्चिम दिल्ली में बिजी पब्लिक प्लेसेस पर छोड़ता था। कभी किसी नाले में, कभी कूड़े के ढेर पर, और सबसे ज्यादा तिहाड़ जेल के गेट के बाहर। तिहाड़ जेल के बाहर मतलब जानबूझकर? बिल्कुल जानबूझकर। सोचिए जरा उस खौफ का आलम। सुबह लोग काम पर जा रहे हैं और उन्हें जेल के बाहर इंसान का कटा हुआ सर या हाथ मिलता है। ये क्या मैसेज दे रहा था वो? ये तो प्योर साइकोलॉजिकल टेरर था। वो सिर्फ मार नहीं रहा था, वो शहर में दहशत फैला रहा था। वो एक तमाशा कर रहा था, अपनी ताकत दिखा रहा था। और सिर्फ अंग फेंकना ही काफी नहीं था, वो साथ में हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां भी छोड़ता था, पुलिस के नाम डायरेक्ट मैसेजेस। हाँ, वो कुख्यात नोट, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। अगर मुझे इस मर्डर में पकड़ सके तो पकड़ कर दिखाओ, पुलिस वालों को एड्रेस करके लिखना। अरे ये कितना बड़ा दुस्साहस था, कितना एरोगेंस। शायद झा का हौसला भी। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये उसके अंदर के एक्सट्रीम नार्सिसिज्म को दिखाता है ना? उसे पहचान चाहिए थी, वो स्पॉटलाइट में आना चाहता था, शायद अपने काम के लिए रिकॉग्निशन चाहता था। उसे लगता था कि वो पुलिस से ज्यादा स्मार्ट है, वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है। हाँ, और पुलिस के प्रति घोर अवमानना थी उसमें। और हर बार बच निकलने पर उसे एक साइकोलॉजिकल हाई मिलता होगा कि देखो मैं फिर बच गया। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, यार वो इतने सालों तक बचता कैसे रहा? वो कत्ल कर रहा था, शरीर के अंग फेंक रहा था, चिट्ठियां छोड़ रहा था, इतने सारे क्लूज थे, फिर भी उसे पकड़ने में 2007 तक का वक्त क्यों लग गया? क्या कर रही थी पुलिस? देखो, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं बल्कि कई सिस्टमिक इश्यूज थे, जैसा एनालिसिस डॉक्यूमेंट में भी इशारा किया गया है। पहली और सबसे बड़ी वजह तो वही 1998 वाली जांच की विफलता थी। वो पकड़ा गया था लेकिन छूट गया, सिस्टम फेल हो गया था। हाँ, वो तो था ही। फिर एक और बात सामने आई। दिसंबर 2007 में, यानी पकड़े जाने से ठीक पहले, वो एक और मामले में बरी हो गया क्योंकि पुलिस तय समय में चार्जशीट ही दाखिल नहीं कर पाई थी। क्या मतलब? चार्जशीट फाइल नहीं हुई टाइम पर? ये तो हद है। हाँ, तो मतलब बार बार सिस्टम फेल हो रहा था, उसे पकड़ने और सजा दिलाने के मौके हाथ से निकल रहे थे। और क्या वजहें थीं? दूसरी बात, उस जमाने में फोरेंसिक कैपेबिलिटीज आज जैसी नहीं थी। डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग वगैरह शायद उतने कॉमन या इफेक्टिव नहीं थे, या सबूत इकट्ठा करने और उन्हें प्रिजर्व करने में चूक हुई होगी। तीसरी बात, जैसा हमने बार बार कहा, विक्टिम्स की प्रोफाइल हाशिए पर रहने वाले प्रवासी मजदूर, उनकी गुमशुदगी अक्सर अंडर रिपोर्टेड रहती थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया शायद। और चौथी बात, दिल्ली जैसे शहर की एनोनिमिटी, वो भीड़, जो कातिल के लिए एक वरदान साबित हुई। छिपना आसान था। तो आखिर ये सिलसिला रुका कैसे? 2007 में वो पकड़ा कैसे गया?
व्हाट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन? कैसे हुआ ये सब? 2007 में जब उपेंद्र और दिलीप की हत्या हुई और उनके शरीर के अंग तिहाड़ जेल के बाहर मिले, साथ में वही चैलेंज वाले नोट्स, तो पब्लिक और मीडिया प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली पुलिस पर बहुत दबाव था। उन्होंने केस सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई टीमें बनाई गईं। हाँ, तब तक तो मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया होगा। बिल्कुल। फाइनली वो बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में कामयाब हुए। फॉरेंसिक एविडेंस, शायद हैंडराइटिंग एनालिसिस नोट से या कोई और ट्रेस एविडेंस मिला होगा, गवाहों के बयान, शायद किसी ने उसे विक्टिम्स के साथ देखा हो, और उसकी पिछली हिस्ट्री, इन सबको मिलाकर उसके खिलाफ एक मजबूत केस बना और उसे गिरफ्तार कर लिया गया मई 2007 में। आखिरकार इतने सालों की दहशत के बाद चैन की सांस ली होगी दिल्ली ने। फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई होगी, ट्रायल चला होगा। हाँ, गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला और फरवरी 2013 में फैसला आया। उसे 3 हत्याओं का दोषी पाया गया। वही 2006-7 वाले केसेस, अनिल मंडल या अमित, उपेंद्र और दिलीप या दलीप। सिर्फ 3? जो पुराने केसेस थे जैसे 1998 वाला या 2003 और 2005 वाले, उनका क्या हुआ? उनके लिए सजा नहीं मिली? वही दिक्कत, लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। पुरानी हत्याओं को लीगली प्रूव करना मुश्किल हो गया था। गवाह नहीं मिले होंगे या सबूत नष्ट हो चुके होंगे, समय बीत चुका था काफी। और 1998 वाले मामले में तो वो पहले ही बरी हो चुका था, तो डबल जेपडी का प्रिंसिपल भी आ गया होगा। एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं। समझ गया। तो इन 3 हत्याओं के लिए सजा क्या सुनाई गई? क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना, मतलब बेहद संगीन असाधारण मामला। और 2 मामलों में मौत की सजा, डेथ सेंटेंस, और 1 मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट। डेथ सेंटेंस यानी फांसी? हाँ। तो क्या ये सजा एग्जीक्यूट हुई? उसे फांसी दी गई? नहीं। जनवरी 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने रिव्यू पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ, विदाउट रिमिशन। विदाउट रिमिशन, इसका मतलब क्या है डिटेल में? ये सामान्य उम्र कैद से अलग कैसे है? इसका मतलब है कि उसे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी होगी। उसे सामान्य कैदियों की तरह समय से पहले रिहाई या परोल मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। आमतौर पर उम्र कैद का मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि, जैसे 14 साल या 20 साल के बाद अच्छे व्यवहार पर रिहाई पर विचार किया जा सकता है, लेकिन विदाउट रिमिशन का मतलब है नेचुरल लाइफ तक जेल। जब तक जिएगा जेल में रहेगा। अच्छा, ठीक है ना? एक खूंखार सीरियल किलर सलाखों के पीछे हमेशा के लिए। जस्टिस सर्व्ड, केस क्लोज्ड। पर ऐसा हुआ नहीं। पिक्चर अभी बाकी थी। ये परोल वाला ड्रामा क्या है? ये कब हुआ? हाँ, ये इस कहानी का शायद सबसे बिजार और ट्रबलिंग चैप्टर है। सोचो, जनवरी 2022 में झा ने परोल के लिए अर्जी दी, जो खारिज हो गई। सेंसिबल डिसीजन लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे आदमी को परोल क्यों देंगे? लेकिन फिर अगस्त 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे 90 दिन की परोल दे दी। क्या 90 डेज परोल? एक सीरियल किलर को जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट रिमिशन मिली है, किस आधार पर? ये कैसे हो सकता है? मतलब दिमाग घूम गया सुनकर। रीजन दिया गया कि उसे अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए एक सूटेबल ग्रूम, यानी योग्य वर खोजना है। Are you serious? बेटी के लिए लड़का ढूंढने के लिए पैरोल? एक सीरियल किलर को? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। इस फैसले पर तो बवाल मचा होगा, मीडिया ने उठाया होगा इसे। जाहिर है इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। सवाल उठे कि क्या ऐसे खतरनाक कैदी के लिए ये ग्राउंड वैलिड है? क्या रिस्क असेसमेंट किया गया था? और फिर वही हुआ जिसका डर था। पैरोल मिलने के कुछ समय बाद चंद्रकांत झा फरार हो गया। What? वो भाग गया? पैरोल जंप कर गया? हाँ। मतलब सीरियसली? हाँ, एनालिसिस, दस्तावेज और रीसेंट न्यूज रिपोर्ट्स यही बताती हैं। वो 2023 में पैरोल पर बाहर आकर गायब हो गया, सिस्टम को एक बार फिर चकमा दे गया। उसे दोबारा पकड़ने में 1.5 साल से ज्यादा लग गए। 1.5 साल? वो 1.5 साल तक बाहर घूमता रहा? हाँ। जनवरी 2025 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे फिर से गिरफ्तार किया। फिलहाल वो वापस जेल में है, अपनी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ये तो सिस्टम की कॉम्पिटेंस पर एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक आदमी जिसने इतने कत्ल किए, पुलिस को सालों छकाया, उसे विदाउट रिमिशन की सजा मिली, उसे पहले तो पैरोल दे दी जाती है इतने फ्लिम्जी ग्राउंड पर, और फिर वो भाग जाता है। अनबिलीवेबल नेग्लिजेंस। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पूरी घटना वाकई सिस्टम की कमजोरियां और शायद कहीं ना कहीं मौजूद लूप होल्स को उजागर करती है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस पर गंभीर सवाल खड़े करती है। किसकी गलती थी ये कहना मुश्किल है, पर गलती तो हुई। इस केस ने समाज पर और कल्चर पर भी तो अपनी छाप छोड़ी है, स्पेशली वो नेटफ्लिक्स सीरीज के बाद।
उसने तो काफी चर्चा छेड़ दी थी। हाँ बिल्कुल। जुलाई 2022 में नेटफ्लिक्स पे इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली नाम से एक डॉक्यू सीरीज आई। इसने इस केस को दोबारा पब्लिक कॉन्शियसनेस में ला दिया। बहुत से लोगों ने, खासकर नई जनरेशन ने, शायद पहली बार इस कहानी के बारे में जाना। सीरीज को लेके मिक्स रिएक्शंस थे। कुछ ने उसकी रिसर्च और प्रेजेंटेशन की तारीफ की, तो कुछ ने क्रिटिसिज्म भी किया कि क्या ये वायलेंस को सेंसेशनलाइज कर रहा है या ग्लोरीफाई कर रहा है। वो डिबेट तो हमेशा रहती है ट्रू क्राइम जॉनरे के साथ। और अगर हम सोशियोलॉजी के नजरिए से देखें, समाजशास्त्र के एंगल से, तो ये केस हमें क्या सिखाता है? व्हाट्स द बिगर टेक अवे? मतलब इससे क्या सबक मिलता है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, देखो ये केस कई परतों को उधेड़ता है। सबसे पहले ये प्रवासी श्रमिकों की एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। कैसे वो शहर में अकेले, बिना सपोर्ट के होते हैं और आसानी से शिकार बन सकते हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। सही बात है। दूसरा, ये अर्बन एनोनिमिटी के अंधेरे पहलू को दिखाता है। कैसे बड़े शहरों की भीड़ में अपराध छिप जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तीसरा, ये लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशियल सिस्टम की कमियों पर रोशनी डालता है। इन्वेस्टिगेशन में चूक, सबूतों का अभाव और जैसा हमने देखा पैरोल सिस्टम में भी खामियां। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सिस्टेमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पर जोर देती है। एनालिसिस डॉक्यूमेंट में कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स का भी जिक्र था जो इससे शायद दूसरे सीरियल किलिंग केसेस से अलग करते हैं। क्या खास था इसमें? हाँ, दो बातें गौर करने लायक हैं। एक, उसका ये मोरालिटी बेस्ड जस्टिफिकेशन, बुरे लोगों को सजा देना। ये वेस्टर्न सीरियल किलर्स के टिपिकल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल से थोड़ा अलग लगता है, जहां मोटिव अक्सर सेक्सुअल या पावर रिलेटेड होता है। हाँ, ये नैतिक वाला एंगल अजीब था। और दूसरा, उसका शिकार चुनने का तरीका, युवा पुरुष प्रवासियों को निशाना बनाना। ज्यादातर सीरियल किलिंग के मामलों में विक्टिम्स महिलाएं या बच्चे होते हैं। ये शायद भारत के स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और माइग्रेशन पैटर्न से जुड़ा हुआ है। ये भी इसे यूनिक बनाता है। वाकई एक बेहद पेचीदा, खौफनाक और डिस्टर्बिंग मामला। इसने हमारे समाज, हमारे सिस्टम और इंसान की साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारे असहज सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। और कुछ सवाल शायद हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे, जिनके जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे, हवा में तैरते रहेंगे। जैसे एक सवाल जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है, किसी इंसान के अंदर नैतिकता की, सही गलत की समझ इतनी ज्यादा डिस्टॉर्टेड, इतनी वॉर्प्ड कैसे हो सकती है? वो कौन से लाइफ एक्सपीरियंसेस, कौन सी सोच होती है जो किसी को ये यकीन दिला देती है कि उसे दूसरों की जान लेने का हक है, वो भी इतनी मामूली बातों पर? व्हाट क्रिएट्स सच अ मॉन्स्टर? कहाँ से आती है ये सोच? ये $1 मिलियन सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। क्या ये उसके बचपन के ट्रॉमा का नतीजा था, समाज के प्रति गुस्से का, या कोई डीप रूटेड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, पर्सनालिटी डिसऑर्डर? शायद इन सब का मिला जुला असर हो। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, स्पेक्युलेट कर सकते हैं। या ये कि उसके असली शिकार कितने थे? वो 3, 8 या 18 से कहीं ज्यादा? कितने और नाम थे जो दिल्ली की गुमनामी में हमेशा के लिए खो गए, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई याद नहीं? क्या हम कभी जान पाएंगे? मुझे नहीं लगता, शायद कभी नहीं। ये एक दुखद सच्चाई है कि उन अनगिनत अनरिपोर्टेड विक्टिम्स का सच शायद हमेशा के लिए दफन हो गया है। बस एक नंबर बनकर रह गए वो शायद। और सबसे जरूरी सवाल, जो शायद हमें सबसे ज्यादा सोचना चाहिए, जिन सिस्टमिक वीकनेसेस की हमने बात की, प्रवासी मजदूरों की अनदेखी, इन्वेस्टिगेशन में कमियां, पैरोल सिस्टम के लूप होल्स, क्या इन कमजोरियों को देखते हुए ऐसा कुछ दोबारा नहीं हो सकता? क्या हम फ्यूचर में ऐसे खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं? हैव वी लर्नड एनीथिंग? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, है ना? जब तक हम उन जड़ तक फैली हुई समस्याओं को एड्रेस नहीं करते, जब तक हम अपने समाज के सबसे वल्नरेबल लोगों को सेफ्टी नेट और जस्टिस प्रोवाइड नहीं करते, तब तक खतरा तो बना ही रहता है। चंद्रकांत झा की कहानी सिर्फ एक खौफनाक अतीत नहीं है, ये एक चेतावनी भी है, a cautionary tale. Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.